आज हम क्लास 12 के अध्याय 2 सॉल्यूशन अर्थात विलयन के कुछ ज़रूरी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि मुख्य है ठोसों, द्रवों और गैसों की द्रवों में विलयता अर्थात उनकी सॉल्युबिलिटी। अर्थात हमें यह अध्ययन करना है कि कोई भी ठोस पदार्थ किस प्रकार के द्रव में और कितनी मात्रा में घुलनशील हो सकता है। इसी प्रकार गैसों की घुलनशीलता किस प्रकार निर्धारित होती है, और फिर हम आएंगे, अगर समय बचा, कि द्रवों की घुलनशीलता दूसरे द्रवों में किस प्रकार निर्धारित होती है और उन्हें किस प्रकार हम फॉर्मुलाइज करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है विलयन, सॉल्यूशन। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे विलयता का अर्थात सॉल्युबिलिटी, और इस सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में हमें मुख्य रूप से तीन अन्य बिंदुओं का अध्ययन करना है। तीन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करना है। पहला है ठोसों की द्रव में विलयता, दूसरा है गैसों की द्रव में विलयता, और तीसरा है द्रव की द्रव में विलयता। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले ठोसों की द्रव में विलयता किस प्रकार निर्धारित होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे ठोसों की द्रव में विलयता। विलयता को हम घुलनशीलता भी कहते हैं। घुलनशीलता, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार हम नमक को पानी में घोलने का प्रयास करते हैं और एक बार हम नमक को तेल में घोलने का प्रयास करते हैं, सेम नमक को तेल में, तो हम पाएंगे कि जो हमारा नमक है ये पानी में तो घुलनशील हो जाता है, लेकिन तेल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अगर हमारे पास एक चीनी है, मान लीजिए, चीनी को भी अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो घुल जाएगी, लेकिन अगर चीनी को आप तेल में घोलने की कोशिश करेंगे तो यह घुलनशील नहीं होगी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कुछ द्रव ऐसे हैं जिसमें नमक, चीनी नहीं घुलते हैं, और कुछ द्रव ऐसे हैं जिनमें घुल जाते हैं। अगर मैं यहीं आपसे कहूं कि अगर आप चीनी को अल्कोहल में घोलने की कोशिश करिए तो आप बता सकते हैं क्या होगा? चीनी घुल जाएगी। ठीक है, चीनी घुल जाएगी। तो हम देखते हैं कि केवल पानी ही नहीं, जो चीनी है यह अल्कोहल और पानी दोनों में घुलनशील है। ठीक है। अर्थात हम यह कैसे निर्धारित करें कि कोई दिया गया ठोस पदार्थ किस प्रकार के द्रव में घुलनशील हो सकता है। तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ की संरचना क्या है। संरचना क्या है? वह अणुओं के बीच, अणुओं या आयंस के बीच, आयनों के बीच अंतर आणविक फोर्स अर्थात बल कौन से हैं? कौन से हैं? तो पहली चीज जो हमें जानना जरूरी है वह यह कि ठोस पदार्थ की संरचना क्या है और उसके अणुओं या आयनों के बीच में किस प्रकार का बल विद्यमान है। अब दूसरी बात हमें जानना होगा कि जो हमारा द्रव है, सेम ये दोनों ही तथ्य हमें द्रव के मामले में भी पता होने चाहिए। अर्थात द्रव की संरचना व
उसके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल कौन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आइए समझते हैं इससे क्या असर पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एक ठोस पदार्थ है जो कि अज्ञात है, हमें नहीं पता कौन सा है, वह ए पदार्थ है। और इस ए पदार्थ को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह एक आयनिक पदार्थ है। आयनिक पदार्थ। अब आयनिक पदार्थ कैसे पता हम करेंगे? अगर इसका पानी में घोल अगर विद्युत का सुचालक है तो यह आयनिक पदार्थ होगा। और अगर कुचालक है तो क्या होगा? यदि सुचालक ना होकर कुचालक होता तो यह आयनिक पदार्थ नहीं, कैसा पदार्थ होता? यह एक सहसंयोजी पदार्थ होता। सहसंयोजी पदार्थ। इनको इंग्लिश में कहें तो यह है आयनिक और पोलर सब्सटेंस, और यह है कोवैलेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अगर विद्युत का सुचालक है तो वह आयनिक या पोलर सब्सटेंस होगा, और अगर विद्युत का कुचालक है उसका पानी में घोल, तो वह एक सहसंयोजक पदार्थ होगा, कोवैलेंट सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ए आयनिक पदार्थ है। इसी प्रकार से जो हमारा द्रव दिया गया है वह द्रव भी आयनिक या पोलर है। पोलर का अर्थ है ध्रुवीय। तो हम देखेंगे कि अगर ठोस आयनिक है, ठोस ए आयनिक है, तो वह ध्रुवीय द्रवों में घुलनशील होगा। ठीक है, अगर ठोस सहसंयोजी है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये होता है जैसे हमारा घरों में यूज होता है कपूर एक सहसंयोजी पदार्थ होता है, ठोस होता है। तो वह अध्रुवीय या सहसंयोजी द्रवों में घुलनशील होगा। ठीक है, तो अगर ठोस आयनिक है तो वह ध्रुवीय पदार्थों में घुलनशील होगा। अगर ठोस सहसंयोजी है तो वह अध्रुवीय या सहसंयोजी पदार्थों में घुलनशील होगा। अर्थात अगर नमक है तो वह किसमें घुलेगा? पानी में। ठीक है, और अगर कपूर है तो वह फिनाइल या फिनॉल या तेल में घुलनशील हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कपूर जो एक सहसंयोजी पदार्थ है, यह एक सहसंयोजी स्वभाव के द्रव में घुलनशील होता है। और नमक या चीनी भी एक ध्रुवीय पदार्थ है। नमक या चीनी, पानी जो कि एक ये ध्रुवीय है और यह अध्रुवीय है।
तो हम इस पूरे इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि समान को घोलता है, अर्थात लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक सामान्य नियम के तौर पे आप समझ सकते हैं, सामान्य नियम है यह। ठोसों की द्रव में घुलनशीलता या किसी प्रकार भी की ठोसों की द्रव में या द्रवों की द्रव में घुलनशीलता को निर्धारित करने के लिए हमें इस नियम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और समान कौन सी चीज समान होनी चाहिए? समान होनी चाहिए संरचना और अंतर आणविक बल, ये दोनों समान होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे दूसरे बिंदु आज के, गैसों की द्रव में घुलनशीलता। तो इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे? कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करेंगे? तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारी गैस, आइए इसको इस डायग्राम से समझते हैं। अगर ये हमारी एक वाष्प या गैस है, ये गैस है, ठीक है। तो यह हमारा एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें द्रव है और द्रव के ऊपर एक गैस उपस्थित है। यह एक गैस है जो ऊपर उपस्थित है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ गैस है और यहाँ पर द्रव है। तो हम, ये थी अवस्था का। अब हमने क्या किया, ये जो पिस्टन था हमारा, इस पिस्टन के ऊपर वजन बढ़ा दिए, ठीक है। तो पिस्टन के ऊपर वजन बढ़ाने से यह पिस्टन नीचे की तरफ खिसक जाएगा और जो गैस काफी ज्यादा तनु थी, काफी ज्यादा दूर दूर थे उसके अणु, वह पास पास आ जाएंगे, वह नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आने की वजह से ये जो द्रव की सरफेस है, द्रव की सतह, ये सतह है, तो इस द्रव की जो सतह है, इस सतह के ठीक ऊपर जो गैस के अणु हैं, इन गैस के अणुओं का घनत्व बढ़ जाएगा। यहाँ पर गैस के अणुओं का घनत्व ज्यादा है, ठीक है। अर्थात गैस की अणुओं की संख्या सतह के ऊपर बढ़ गई अगर हमने दबाव बढ़ा दिया तो क्या होगा? अब हम देखते हैं। अब इस सतह पर हमारे जो अणु हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर अणु उपस्थित हैं, ठीक है। यह अणु, ये द्रव के अणु हैं, ठीक है। यहाँ भी द्रव के अणु हैं, यहाँ भी द्रव के अणु हैं। तो यह जो द्रव के अणु हैं, यह इन गैस के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इन अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो अणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस नाभिक के अट्रैक्शन की वजह से एक तरह का आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल काम करता है। तो जब यह अणु गैस के इन द्रव के अणुओं के पास आएंगे, तो यह द्रव के अणु इन गैस के अणुओं को अपनी तरफ खींचकर पानी में इसको या इस द्रव में घोल देंगे। अब अगर हम इस दबाव को बढ़ा दें, दबाव बढ़ाने पर क्या होगा? यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ गई। गैस के अणुओं की संख्या बढ़ने की वजह से जो द्रव के अणु हैं, वह ज्यादा अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और ज्यादा गैस के अणु द्रव में आ जाएंगे, ठीक है। द्रव में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं कि जो गैस की घुलनशीलता थी, वह क्या हुई? वह बढ़ गई, ठीक है। तो हमने जैसे दबाव बढ़ा दिया, दबाव बढ़ाने के साथ गैस के अणुओं का गैस के अणुओं का घनत्व बढ़ गया सतह पर। गैस के अणुओं का घनत्व बढ़ने की वजह से जो द्रव के अणु थे, उनका आकर्षण बल अणुओं पर, गैस के अणुओं पर बढ़ गया।
और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अणुओं को, गैस के अणुओं को द्रव की तरफ खींच लिया, और द्रव की गैस की घुलनशीलता बढ़ गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मुख्य कारक है द्रव की सतह पर गैस का दबाव। ठीक है, अगर दबाव ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा डिसॉल्व होगी, दबाव कम होगा तो गैस कम घुलेगी। इसी को हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने, हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम यह कहता है कि किसी भी गैस का द्रव के ऊपर आंशिक दाब द्रव में गैस की घुलनशील मोल अंशों के समानुपाती होता है। गैस का द्रव के ऊपर आंशिक दाब द्रव में गैस की घुलनशील मोल अंशों के समानुपाती होता है। अर्थात अगर गैस का दाब P, आंशिक दाब P है, तो यह समानुपाती होगा आंशिक दाब समानुपाती होगा मोल अंशों के। ठीक है, मोल अंशों के। तो इसको अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो P इक्वल्स टू KH हो जाएगा। यह है हेनरी का नियम, इसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, और इस KH को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, या इसको हिंदी में कहा जाए तो हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो यह निर्धारित करेगा, अर्थात गैस का दबाव जो होगा वह उसकी घुलनशील मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा, या यह कहें कि गैस की घुलनशील मात्रा उसके गैस के दबाव पर निर्भर करेगी। अब अगर हम अपने तीसरे बिंदु पे आए आज के, द्रव की घुलनशीलता, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। मान लीजिए एक द्रव है A, एक बीकर में बंद है यह, तो इस द्रव के ऊपर इसकी वाष्प भी मौजूद होगी, और दूसरा द्रव है B जो दूसरे बीकर में बंद है, तो इसके ऊपर भी इसकी वाष्प मौजूद होगी। अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक ही बीकर में कर दें, एक ही कंटेनर में कर दें, तब क्या होगा, A और B, यह A प्लस B, और यहां पर दोनों की जो वाष्प हैं वह भी मिल जाएंगी, वाष्प भी आपस में मिल जाएंगी। अर्थात अगर हम दो द्रवों को मिलाएंगे तो उसके ऊपर उन दोनों की वाष्प भी मौजूद रहेगी, दोनों की वाष्प मौजूद रहेगी। ठीक है, अर्थात
अगर हमें अब इसको समझने के लिए हमें हमारे पास एक अन्य नियम आता है जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, और वह यह कहता है कि किसी एक गैस का जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब, वह उसके द्रव में उपस्थित मोल अंशों पर निर्भर करता है, मोल अंशों के समानुपाती होता है। तो हम देखते हैं कि सेम यही बात पीछे हेनरी के नियम में भी कही गई थी कि आंशिक दाब जो होता है गैस का वह मोल की अंशों की संख्या के समानुपाती होता है। सेम यही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर दो द्रवों को मिलाते हैं तो अगर गैस को एक गैस एक द्रव में घुल रही है तब भी वो बात आएगी कि आंशिक दाब जो होगा वह मोल अंशों के समानुपाती होगा। और अगर दो द्रव आपस में घुल रहे हैं तो किसी एक द्रव की वाष्प, किसी एक द्रव, अगर मैं ए कहूं तो ए के लिए भी सेम कंडीशन होगी और बी के लिए भी सेम कंडीशन होगी। ठीक है, अर्थात ए का जो आंशिक दाब है वह ए के मोल अंशों पर निर्भर करेगा और जो बी का आंशिक दाब है वह बी के मोल अंशों पर निर्भर करेगा। अर्थात ए का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, पी ए समानुपाती हो जाएगा एक्स ए के। ठीक है, अब हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम में स्थिरांक का अंतर हो जाता है। हेनरी के नियम से राउल्ट के नियम में क्या डिफरेंस आता है, राउल्ट के नियम के अनुसार पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, यह क्या है, पी नॉट ए जो है यह शुद्ध अवस्था में द्रव की, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगी कंडीशन, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इक्वल्स टू, ऐसे ही बी के लिए, यह ए के लिए हो गया और बी के लिए भी सेम इक्वेशन हो जाएगी पी बी नॉट एक्स बी। तो अगर हम टोटल प्रेशर देखना चाहें, कुल दाब कितना हो जाएगा, कुल दाब P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, अर्थात पी ए नॉट, अर्थात यह हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू होता है 1, इसलिए एक्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। अगर हम एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए रख देंगे तो पी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो ये हमारे राउल्ट के नियम से प्रतिपादित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों गैस, ठोस और द्रव में घुलनशीलता किस प्रकार निर्धारित होती है। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।